क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है एल्केन, और जिसके पार्ट नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने स्किरण ऊर्जा तक कंप्लीट हो गया था। 8 नंबर पार्ट तक हमने स्किरण ऊर्जा तक कंप्लीट कर लिया था। उसके पश्चात नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती, संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती। या फिर इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब देखिए संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। कई बार तो क्या होती है, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है कि एक ही स्टेप में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तब हमें ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती की ज़रूरत पड़ती है। एक स्टेप में अगर कोई रिएक्शन होती है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। क्योंकि इंटरमीडिएट बनने के बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन को करवाने के लिए कौन सी ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन की दर को निर्धारित करेगी। रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है मान लो, तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो हमें ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ता है। हम बिना ट्रांजिशन स्टेट को पार किए बिना हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो हमें ऊर्जा के उस उच्चतम स्तर तक पहुंचना पड़ता है जहां पर रिएक्टेंट पहुंचकर प्रोडक्ट में चेंज होता है। और उस उच्चतम ऊर्जा स्तर तक जाने के लिए हमें स्किरण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी भी रिएक्टेंट के उस उच्चतम ऊर्जा स्तर तक जाते हैं तो वहाँ तक का जो गैप हम निर्धारित करते हैं वो क्या होता है, स्किरण ऊर्जा को शो करता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, एक ही स्टेप के अंदर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये उच्चतम ऊर्जा स्तर जो है वो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये संक्रमण अवस्था होती है। इस संक्रमण अवस्था तक जाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक उच्चतम ऊर्जा स्तर को ही संक्रमण अवस्था कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है वो ट्रांजिशन स्टेट। इसके बीच की जो अवस्था होती है हम डेल्टा एच से शो करते हैं, विक्रिया ऊष्मा। यहाँ पर हम विक्रिया ऊष्मा की बात नहीं करेंगे, वो बात हम कर चुके। यहाँ हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती की। अब देखिए यहाँ ट्रांजिशन स्टेट तो बन गई, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन होगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जितने स्टेप में रिएक्शन होगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता। जब हम किसी भी रिएक्शन को एक ही स्टेप में कंप्लीट करा देते हैं
तो वो एक उच्चतम ऊर्जा स्तर तक जाकर के प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और वहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कुछ बंध तो बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं। तो ऐसी अवस्था जहाँ पर कुछ बंध तो बन रहे हैं और कुछ टूट रहे हैं, वो अवस्था क्या है? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। मान लो हमारे पास ए बी है, ये सी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये ए अलग हो जाएगा और बी और सी के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ए बी प्लस सी इन्होंने रिएक्शन की, तो यहाँ धीरे धीरे ए और बी के बीच का बंध टूट गया और बी और सी के बीच का बंध बन रहा है, तो टूट रहा है, बन रहा है, तो उस अवस्था को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। और लास्ट में क्या होता है? ए और बी और सी, ए अलग हो जाता है और बी और सी के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये जो है वो संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करता है। संक्रमण अवस्था एक उच्चतम ऊर्जा स्तर को शो करता है, या संक्रमण अवस्था को सक्रियत संकुल या सक्रियत संकर भी कहा जा सकता है। हम किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक साम्य स्थिरांक काम में लेते हैं और वो साम्य स्थिरांक K होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन पर भी डिपेंड करता है। क्या करता है? एंथैल्पी परिवर्तन व एंट्रोपी परिवर्तन पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एक हम एक्टिवेशन एनर्जी या स्कीरण ऊर्जा को लेते हैं, तो यहाँ पर हम उसको डेल्टा जी स्टार से शो करेंगे और डेल्टा जी स्टार या डेल्टा जी एक गिब्स ऊर्जा होती है। यहाँ पर हम रिएक्शन करवाने के लिए उसको स्कीरण ऊर्जा की जगह काम में ले रहे हैं, इसलिए स्टार लगाया है और ये इक्वेशन इसके बराबर होती है। कहने का मतलब है डेल्टा जी है वो डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये तो क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन, और ये होता है एंट्रोपी परिवर्तन। तो इन पर डिपेंड करता है। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी रिएक्शन को हम करवा रहे हैं या किसी भी अणुओं की अव्यवस्था की जो इकाई होती है वो एंट्रोपी होती है। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था पाई जाएगी वहाँ पर एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंथैल्पी को अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में हम काम में लेते हैं कि डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव है तो अभिक्रिया ऊष्मा 6p टाइप की होती है और डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी प्रकार की होती है। ऐसा हम कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन होती है, या डेल्टा जी स्टार बराबर माइनस RT log K स्टार। इस तरीके से भी एक इक्वेशन काम में ली जाती है। लेन K स्टार लिख सकते हैं, लोग में चेंज करेंगे तो माइनस RT इंटू में 2.303 log K स्टार ये हो जाएगा। इस फॉर्म में भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन करवाने के लिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसके अंदर कोई रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप के अंदर होती है, तो उसके लिए बना रहे हैं हम। यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर हमने रिएक्शन शुरू करवाई, ये यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड और ये क्या है? इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए डेल्टा G1 स्टार हो जाएगी और यहाँ से यहाँ के लिए
डेल्टा G2 स्टार हो जाएगी। अब देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर हो रही है, 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। एक TS1 से शो कर दिया, एक TS2 से शो कर दिया। तो एक स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है, उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट तो बन जाती है लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं बनता। और जो रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होती है उसके अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है। ये देखो इंटरमीडिएट बनाया हमने, ये इंटरमीडिएट बन रहा है बीच में। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है, इससे तो कम ही है ना। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो अस्थायी बनेगा, अस्थायी होगा तभी वो जल्दी सी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है और ट्रांजिशन सेकंड की एनर्जी कम है, तो ये जल्दी सी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब मान लो ऐसा ही डायग्राम हम एक और बनाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में देखेंगे तब हमें पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर क्या है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती और ये ट्रांजिशन सेकंड और ये क्या है प्रोडक्ट। यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा G1 स्टार और ये क्या है डेल्टा G2 स्टार। अब देखिए इन दोनों डायग्राम में आपको कुछ तो अंतर दिखाई देता होगा। दोनों ही रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, दोनों के अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दोनों ही डायग्राम के अंदर एक इंटरमीडिएट भी बन रहा है। सबको हमने प्रदर्शित भी कर दिया। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर TS1 की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट से रिएक्शन शुरू होती है, थोड़ा टाइम लगता है इंटरमीडिएट बनने तक, लेकिन इंटरमीडिएट बनने के पश्चात जो एनर्जी है वो कम है, इसलिए वो जल्दी सी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए डायग्राम नंबर सेकंड, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सेकंड की हम बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट से रिएक्शन शुरू होती है तो यहाँ पर एनर्जी का मान कम है, तो जल्दी सी इंटरमीडिएट बन जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट बनने के पश्चात हम प्रोडक्ट को बनाना चाहें तो टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। ये स्पेस जितना कम होता है वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है, ये तो आप सभी जानते हो। हमने स्कीरन ऊर्जा की बात की थी, जितनी स्कीरन ऊर्जा का मान कम होगा वो रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी, रिएक्टेंट उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होगा, उस रिएक्शन की रेट भी उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए जो डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर्स्ट है हमारा, उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट से ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की एनर्जी कम है, इसलिए वो जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और मध्यवर्ती है वो अस्थायी बनता है, जल्दी सी प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सेकंड की हम बात करें तो जिसके अंदर रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में चेंज होकर इंटरमीडिएट पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ बना हुआ इंटरमीडिएट स्थायी हो जाता है, क्योंकि आगे एनर्जी का ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए उसे ट्रांजिशन सेकंड तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जल्दी सी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता। तो सही मायने में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी हो
रिएक्शन को जल्दी करना हो तो हमें ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी और सेकंड की जो एनर्जी है वो हमें कम रखनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन फास्ट हो सकती है। ये हमारा टॉपिक था ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। कोई भी रिएक्शन अगर मान लो एक स्टेप में होती है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, लेकिन एक स्टेप वाली रिएक्शन में कभी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। अगर रिएक्शन 2 से ज़्यादा स्टेप में हो रही है या 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य हमेशा ही एक इंटरमीडिएट बनेगा। हमने इस डायग्राम को बनाया था जिसके अंदर एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो हमें इंटरमीडिएट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक उच्चतम ऊर्जा स्तर को ही संक्रमण अवस्था कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ बंध बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, तो उस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है। जो साम्य स्थिरांक के है वो एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन पर डिपेंड करता है। संक्रमण अवस्था को सक्रियत संकर भी कहा जाता है। अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट के उच्चतम ऊर्जा स्तर को पार करके प्रोडक्ट में चेंज होता है। हमने यहाँ पर 2 एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात की जिसके अंदर 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट है। फर्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो इंटरमीडिएट जल्दी सी प्रोडक्ट बना सकता है। सेकंड में सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए अभिक्रिया का जो निर्धारण होगा वो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट से होगा कि वो कितनी देर में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसके साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हमने बात की स्किरण ऊर्जा की, संक्रमण अवस्था की, मध्यवर्ती की। अब उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में वैसे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बात कर ली थी। हमने ये वहाँ पर +I -I प्रभाव के आधार पर हमने स्टेबिलिटी की बात कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हम अभिक्रिया उष्मा के आधार पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने ΔH की कोई वैल्यू नहीं रखी थी। यहाँ पर हम ΔH की वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे फ्री रेडिकल की। तो अब देखिए हमारे पास फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ CH3 और H है। समास बंध विखंडन करवाएंगे तो CH3 फ्री रेडिकल +H फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और ΔH का जो मान है वो 104 किलो कैलोरी आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल बनाया है हमने, अगर हमारे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल हो और प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर ΔH का मान हो जाएगा +98 किलो कैलोरी। यानी कि हमने मेथिल फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनाने के लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइमरी फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनाने के लिए 98 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाना है हमें, तो इसके लिए हमें
प्लस 95 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हमें टर्सरी फ्री रेडिकल बनाना है तो टर्सरी फ्री रेडिकल बनाने के लिए प्लस 92 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए हमने क्या बनाए हैं, फ्री रेडिकल्स बनाए हैं और इन फ्री रेडिकल को बनाने पर कौन से फ्री रेडिकल के अंदर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता का क्रम ऊर्जा के आधार पर फ्री रेडिकल का जो क्रम होगा वो ये हो जाएगा। CH3 फ्री रेडिकल को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो हमें CH3 फ्री रेडिकल बनाना है तो इसके लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ये बंध तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमें। इस बंध को तोड़ने के लिए हमें 98 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस बंध को तोड़ने के लिए हमें 95 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इस बंध को तोड़ने के लिए 92 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा के आधार पर फ्री रेडिकल की ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा CH3 फ्री रेडिकल बनाने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये स्टेबिलिटी का क्रम नहीं है, स्टेबिलिटी का क्रम इसके विपरीत हो जाएगा। स्टेबिलिटी हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा हमने एनर्जी के आधार पर बता रहे हैं कि किसी भी बंध को तोड़ने के लिए हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे डेल्टा H की। जिस बंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी कम चाहिएगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप एनर्जी को देख करके डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा H लेते हैं और यहाँ पर हम फ्री रेडिकल्स लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर CH3H है हमारे पास। ये CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में चेंज हो गया और 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। फिर यहाँ पर हमें CH3, CH2 और CH2 और H था हमारे पास, और यहाँ पर CH3, CH2, CH2 फ्री रेडिकल बन गया और प्लस में H फ्री रेडिकल। इसके लिए 98 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी हमें। फिर उसके पश्चात यहाँ हमारे पास CH3, CH, CH3 और H था। यहाँ पर हमने सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाया। इसके लिए 95 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। CH3, CH3, CH3 और H, CH3, CH3 और CH3 ये फ्री रेडिकल में चेंज हो गया और H फ्री रेडिकल में। इसके लिए हमें 92 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। तो हमने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि CH3 फ्री रेडिकल बनाना है तो इसके लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता। प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाना है तो 98 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता। सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाना है तो 95 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता। और टर्सरी फ्री रेडिकल बनाना है तो हमें 92 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा H की वैल्यू और यहाँ फ्री रेडिकल की बात की। तो जिसको जितनी कम एनर्जी चाहिए वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखिए इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए
तो इसका मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का क्रम या स्थायित्व का क्रम, फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्रम की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, प्राइमरी उससे कम और CH3 फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने एक तो वो क्रम लिया है जो एनर्जी का क्रम होता है, एनर्जी की आवश्यकता किसको ज़्यादा पड़ती है। एक वो क्रम लिया है हमने जहाँ पर स्थायित्व की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात हम पहले कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने डेल्टा H के मान के अकॉर्डिंग की है कि कैसे ये स्टेबल होते हैं। सबसे पहले CH3H को फ्री रेडिकल में चेंज किया तो हमें 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। CH3 फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल में चेंज हो गया। फिर हमने प्रोपेन लिया और उससे प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाया। इसके और इसके बीच का समास बंध विखंडन किया। इस बंध को तोड़ने के लिए हमें 98 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाया। इसके लिए हमें 95 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और फिर इसके पश्चात हमने टर्सरी फ्री रेडिकल बनाया जिसके लिए 92 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हमें मीथेन को फ्री रेडिकल में तोड़ने के लिए चाहिए या CH3 और H फ्री रेडिकल बनाने के लिए चाहिए। तो ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर जो क्रम होता है वो ये होता है कि CH3 फ्री रेडिकल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए 1 डिग्री को बनाने के लिए, फिर उससे कम 2 डिग्री को बनाने के लिए उससे कम और 3 डिग्री को बनाने के लिए उससे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू को रखा और यहाँ पर हमने क्या रखा कि जो एल्केन्स हम फ्री रेडिकल में चेंज कर रहे हैं उनको रख लिया और यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जो सबसे अधिक होती है। तो कहने का मतलब कि जिसकी एनर्जी की आवश्यकता कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे कम स्टेबल है। फिर एनर्जी कम हो रही है तो ये उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर एनर्जी कम हो रही है तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। और सबसे कम एनर्जी टर्सरी फ्री रेडिकल बनाने के लिए चाहिए तो वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो इस आधार पर हमने एल्केन की अकॉर्डिंग बने हुए फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात की और आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।